आज मैं जिस कंपनी की बात करने वाला हूं अपने इस एपिसोड में, उनके सामने ये कंपनीज बच्ची दिखेंगी। जी हां, इस कंपनी का वैल्यूएशन आज की मॉनेटरी टर्म्स में है 7.8 ट्रिलियन, यानी कि एप्पल से 3 गुना। और इस कंपनी के पास ना सिर्फ सेना थी बल्कि अपने देश की सरकार की बैकिंग भी थी। मैं बात कर रहा हूं VOC की, जिसे लूजली डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बुलाया जाता है। VOC माने वेर्निडी ओस्टेंडिश कंपनी। VOC विश्व इतिहास की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। 1741 में इस विशाल कंपनी को भारत के एक छोटे से राज्य के एक वीर सपूत मार्तंड वर्मा ने शिकस्त दी थी। और ये इतनी बुरी हार थी कि VOC हमेशा हमेशा के लिए भारत से चली गई। अगर उस दिन मार्तंड वर्मा ने ये जीत न दिलाई होती तो शायद आज आप और मैं डच बोल रहे होते, क्योंकि VOC इतनी शक्तिशाली थी कि शायद वे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हरा देती। तो आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे बने मार्तंड वर्मा एक वीर और कुशल राजा, और आखिर कैसे अपनी रणनीति से उन्होंने हराया VOC यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। अनिजम थिरुनल मार्तंड वर्मा का जन्म 1706 में अतिंगल वेनाड में त्रावणकोर के राज परिवार में हुआ था। ये राघव वर्मा और रानी कार्तिका थिरुनल उमा देवी के पुत्र थे। जब ये 1 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय इनका राजवंश त्रावणकोर एक छोटा राज्य था, जिसकी सीमा उत्तर में इडावा से लेकर दक्षिण में अरलवईमोजी तक थी। और उस समय के राजा रमा वर्मा के समय त्रावणकोर राज्य बहुत ही कमजोर और छोटा था। इस कमजोरी को समझने के लिए हमें उस समय के त्रावणकोर के पॉलिटिकल माहौल को समझना होगा। रमा वर्मा के समय राज्य ज्यादा डिसेंट्रलाइज था, या मैं यूं कहूं कि लैंडलॉर्ड्स के पास ज्यादा पावर थी। राज्य शासन की शक्ति योगाकार ने अपने हाथों में ले रखी थी। ये योगाकार एक 8 मंत्रियों की काउंसिल थी और इन्होंने राजा को केवल रबर स्टैम्प बना रखा था। यही योगाकार राज्य के प्रमुख मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की भी देखरेख करते थे। राजा के पास अपनी सेना न के बराबर थी। पांड्यन राज की एक सेना टुकड़ी राजा के महल में रहती थी राजा की रक्षा के लिए। इसके लिए त्रावणकोर राजा पांड्य राज्य को सालाना 3000 रुपए देते थे। और सभी राजसी परिवार आपस में लड़ने में लगे रहते थे शासन की गद्दी और राजसी पदों को लेकर। यही वजह थी कि इस समय डच और अंग्रेज आराम से इस राज्य में घुस गए और अपनी मनमानी पर स्पाइस ट्रेड पे अपना वर्चस्व बनाने लगे। ऐसे बदतर हालात में राजा रमा वर्मा धीरे धीरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित होने लगा, जो कि उस समय अपना फायदा उठाने में लगी थी। अंग्रेजों ने अपनी एक नई फैक्ट्री मिंजीरैम में लगाई थी। इधर योगाकार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के राजसी खजाने को खाली कर रहे थे, और इन सबसे ज्यादा राजा को परेशान कर रहे थे राजा के खुद के पुत्र पप्पू थम्बी और रमन थम्बी, जो कि राजगद्दी हथियाने के लिए राजा के ही खिलाफ हो गए थे। अब इन सब दिक्कतों के बीच ताजपोशी होती है मार्तंड वर्मा की। हालांकि मार्तंड वर्मा केरल के मैट्रिलिनियन सिस्टम के मुताबिक लेजिटिमेट सक्सेसर थे, मगर उस समय सभी शाही खानदान राजा का मुकुट चाहते थे और मार्तंड वर्मा को मारना चाहते थे। मार्तंड वर्मा गद्दी पर आते ही सबसे पहले तो सभी पदों पर मेरिट बेस्ड अच्छे अधिकारियों को लगाते। राजसी लोगों को दरकिनार कर वो एक रमैयन नाम के साधारण ब्राह्मण को अपने पैलेस रायासोम यानी कि अंडर सेक्रेटरी बनाते हैं। वो पांड्यन सेना को वापस पांड्या राज भेज देते हैं और उस पैसे को राज्य के विकास में लगाते हैं। वो अपनी सेना को बढ़ाना और सशक्त करना शुरू करते हैं। राज्य में सिंचाई यानी कि इरिगेशन को ठीक करने के लिए कई टैंक और एनीकट भी बनवाते हैं। इससे खेती साल में 2 बार होनी शुरू हो जाती है, जिससे राज्य कोष बढ़ता है। वो रोड, मार्केट और यात्री कर पर भी ध्यान लगाना शुरू करते हैं, जो कि अब तक योगाकारों के हाथों में था। कुल मिला के काबिल लोगों को शक्तिशाली पदों पर बैठाने से राज्य में विकास आता है, और वे लोग राजा के प्रति वफादार भी होते हैं और राजा की शक्ति भी बढ़ती है। मगर राजा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी योगाकार, जिनकी न सिर्फ पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर पकड़ थी बल्कि राज्य पर भी पकड़ थी। राजा को खुद का महल बनवाने के लिए भी इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। मार्तंड वर्मा को बढ़ता देख योगाकार चिंतित थे।
उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक 25 साल का जवान राजा उनके पास से शक्ति ले जा रहा था और राज्य में प्रसिद्ध हो रहा था। तो ये योगाकार राजा को मरवाने की एक योजना बनाते हैं। केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे अराट्टू कहा जाता है। इसमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर से स्वामी की मूर्ति को त्रावणकोर के राजा पैदल मंदिर से लेके शंकुमुगम बीच तक लेके जाते हैं। तो योगाकार की योजना सिंपल थी। योगाकार के परिवार के कुछ चयनित सदस्य और कुछ वफादार सैनिक इस पैदल यात्रा में राजा के साथ भीड़ में मिल जाएंगे। यात्रा के बीच जब रात में राजा सो रहे होंगे तब ये सैनिक राजा के वफादारों को मार के उनके कैंप में घुसकर राजा को मार देंगे। योजना बन चुकी थी और यात्रा का अब बस इंतजार हो रहा था। इधर मार्तंड वर्मा भी कुछ कम समझदार ना थे। वो अच्छे से समझते थे इन योगाकारों को और उनके मंसूबों को। इसलिए राजा ने पूरे राज्य में अपना एक अच्छा स्पाई नेटवर्क बना रखा था। इस योजना के बनते समय योगाकारों के बीच बैठा था राजा का एक बूढ़ा गुप्तचर, जो ये योजना सुनते ही राजा को आके सब बता देता है। अब बारी राजा की थी। मार्तंड वर्मा कहता है कि ये यात्रा ना तो बंद होगी और ना ही स्थगित होगी, क्योंकि यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। बात आखिर पद्मनाभ स्वामी की है और लोगों की उनसे जुड़ी आस्था की है। राजा चुपके से राज्य के सभी कोनों से अपनी सेना के कुछ कुशल सैनिकों को बुलाता है और इस यात्रा में साथ चलने के लिए कहता है। यात्रा के दिन इतने सैनिकों को देख योगाकार के सैनिक घबरा जाते हैं और रिस्क नहीं लेते। योजना विफल हो जाती है, यात्रा सफल हो जाती है। यात्रा में राजा का उत्साह देख और सैनिकों को देख लोग खुश हो जाते हैं और राजा और भी प्रसिद्ध हो जाता है राज्य में। मार्तंड वर्मा अब समझ गए थे कि योगाकार इससे बहुत नाराज होंगे और किसी भी पल ऐसी कोई और योजना बना सकते हैं। वो अपने वफादार सैनिकों को कहते हैं कि जिस भी दिन मैं आदेश दूं उस दिन आपको अपने एरिया के मंत्री और योगाकार को पकड़ कर लाना है मेरे सामने, मेरा आदेश पाते ही। और फिर एक दिन ऐसा ही होता है। थम्बी भाइयों में से छोटा भाई रमन थम्बी एक दिन मार्तंड वर्मा से मिलने नगर कोइल के महल में जाता है। सिपाही उसे अंदर जाने से मना करते हैं, जिस पर महल के सिपाहियों और रमन थम्बी के एक निजी सेना के बीच एक लड़ाई होती है। रमन थम्बी राजा के कक्ष में पहुंच जाता है लड़ते लड़ते और वो राजा पे आक्रमण करता है, मगर लड़ाई में मार्तंड वर्मा अपना खंजर निकाल के रमन थम्बी के सीने में मार देते हैं और रमन थम्बी मारा जाता है। राजा तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश भेजते हैं और सिग्नल पाते ही अगली सुबह तक उनके वफादार सैनिक सभी योगाकार मंत्री और उनके वफादारों को रात में पकड़कर अगले दिन राजा के सामने ले आते हैं। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। सभी षड्यंत्र राज्य के लोगों के सामने लाए जाते हैं और उन सब को मौत की सजा सुनाई जाती है। सब के सब रस्सी से लटका दिए जाते हैं और सभी योगाकारों की सारी जमीन और सेना राज्य के अधीन हो जाती है और त्रावणकोर फिर से एक सिंगल यूनिट हो जाता है। आंतरिक मामले सुलझाने के बाद और अनडिस्प्यूटेड राजा बनने के बाद मार्तंड वर्मा अब त्रावणकोर की सीमाएं बढ़ाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। त्रावणकोर के उत्तर में दो छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, किलोन और कायमकुलन। ये दोनों प्रिंसिपैलिटीज के राजा कोचीन के राजा के ज्यादा करीब थे। कोचीन एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। कोचीन के राजा की वीओसी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि भी थी, व्यापार के बदले सुरक्षा की। मार्तंड वर्मा रामायण को सेनापति अपॉइंट कर एक सेना किलोन को जीतने भेजता है। इस सेना के पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो मार्तंड वर्मा ने अंग्रेजों से खरीदे थे। त्रावणकोर की सेना किलोन जीत लेती है और अपने राज्य में जोड़ लेती है। इस जीत के बाद सेना आगे कायमकुलन को भी जीतने निकलती है, मगर कायमकुलन से जंग कुछ लंबी चलती है। कायमकुलम का राजा कोचीन के राजा के पास जाता है मदद मांगने। वहां वो वीओसी से मदद मांगता है। कोचीन में बैठा डच गवर्नर मैटन मार्तंड वर्मा को पत्र लिखता है कि कायमकुलम से वापस चले जाओ। मार्तंड वर्मा जवाब में लिखते हैं कि हिज एक्सीलेंसी नीड नॉट ट्रबल हिमसेल्फ विद क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट कंसर्न द कमर्शियल स्पेकुलेशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जिन चीज़ों से वीओसी के कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट खराब नहीं होते उन पर उन्हें नहीं लिखना चाहिए। इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि माइंड योर ओन बिजनेस। इधर मौका देखते हुए अंग्रेज भी मार्तंड वर्मा को लिखते हैं कि वो मार्तंड वर्मा की मदद कर सकते हैं कायमकुलन जीतने में, मगर मार्तंड वर्मा अच्छे से जानता था कि इनकी नीयत और इनका चरित्र सही नहीं है।
इसलिए वो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि उसकी सेना अपने दम पर जीत सकती है, आपकी ज़रूरत नहीं है। इधर राजा का जवाब पाते ही डच गवर्नर मैटन आक्रोशित हो जाता है और वो अपने अधिकारी वैन इमहोफ, जो कि सिलोन के गवर्नर थे, उनको पत्र लिखता है। वैन इमहोफ कोचीन आते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि त्रावणकोर को ख़त्म करना होगा क्योंकि अंग्रेज उनके साथ हैं। इस बार वैन इमहोफ मार्तंड वर्मा को पत्र लिखते हैं कि वापस चले जाओ वरना डच सेना त्रावणकोर पर आक्रमण कर देगी। मार्तंड वर्मा जवाब में लिखते हैं कि यू आर एट लिबर्टी टू डू सो बट आई डोंट थिंक सच एन अंडरटेकिंग विल बी क्राउन्ड विद सक्सेस। माने कि आप ऐसा कर सकते हैं मगर आपको जीत नहीं मिलेगी। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर डच त्रावणकोर पर आक्रमण कर सकता है तो वो भी यूरोप जाकर उनके देश पर आक्रमण कर सकते हैं। इससे आग बबूला होकर वैन इमहोफ सिलोन से अपनी सेना बुला लेता है। ये सेना कोलाचल में उतरती है और आसपास के सभी गांवों को जलाना शुरू करती है। इस सेना का मकसद था त्रावणकोर की राजधानी पद्मनाभपुरम को जीतना। जब मार्तंड वर्मा को इसका पता लगता है तो वो अपनी सेना के साथ कलकुलम में आ जाते हैं। इधर रमैयन भी आदेश पाते ही सेना लेकर राजा के साथ आ जाते हैं। अब इस चित्र में आप डच की सेना का पद्मनाभपुरम पर आक्रमण का रास्ता रेड लाइन से मार्क देख रहे हैं और जो हरे रंग में है वो त्रावणकोर की सेना है राजा के नेतृत्व में। 2 महीने तक एक भीषण युद्ध चलता है और डच हार के पीछे हटते हैं और कोलाचल के किले में छिप जाते हैं। फिर राजा की सेना कोलाचल के किले पर आक्रमण करती है। कुछ डच सरेंडर करते हैं और कुछ समुद्र के रास्ते कोचीन भाग जाते हैं। एक छोटे से त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा ने विश्व की सबसे बड़ी कंपनी वीओसी की सेना, जो कि एडवांस अस्त्र शस्त्रों से और तैयारी से लैस थी, उसका भुड़ता बना दिया था। जो सरेंडर करते हैं उन्हें राजा ये ऑप्शन देता है कि या तो वो त्रावणकोर की सेना ज्वाइन कर लें या फिर बंदी बनकर रहें जीवन भर। इनमें से एक डच कमांडर स्टैशियस डे लेनॉय त्रावणकोर सेना से जुड़ जाता है। लेनॉय एक काबिल मिलिट्री कमांडर था जो त्रावणकोर की सेना का रूप ही बदल देता है। वो त्रावणकोर सेना को मॉडर्न आर्टिलरी टेक्निक सिखाता है, नए फायर आर्म्स ला के देता है, उन्हें यूरोपियन मिलिट्री ड्रिल टैक्टिक्स से ट्रेन करता है, कई डिफेंसिव किले बनवाता है उत्तर की तरफ जैसे कि कोल्लम, कोट्टयम, कुमारकोम। वो उदयगिरी किले में गन्स और एम्यूनेशन बनाने का कारखाना भी बनाता है और एक नेदुमकोटा नामक डिफेंसिव वॉल एंड डिच भी बनवाता है जो कि भारत के लिए एक नई डिफेंसिव टेक्निक थी उस समय। आगे चल के मार्तंड वर्मा लेनॉय को वालिया कपितान का नाम देते हैं, माने कि द ग्रेट कैप्टन, और उन्हें कमांडर इन चीफ ऑफ त्रावणकोर आर्मी भी नियुक्त करते हैं। यही किले और यही मॉडर्नाइज त्रावणकोर आर्मी वजह थी कि आगे भविष्य में त्रावणकोर सेना टीपू सुल्तान की सेना को भी हराती है। मगर वीओसी और त्रावणकोर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोलाचल की शर्मनाक हार के बाद चिड़े बैठे डच अधिकारी कोचीन में फिर से अपनी सेना को विश्व के अलग अलग कोनों से बुलाकर इकट्ठा करते हैं। वो भारतीय प्रिंसिपैलिटीज को त्रावणकोर के खिलाफ भड़काते हैं और फिर 2 साल बाद 1743 में डच, कायमकुलम और कोचीन के राजा तीनों साथ मिलकर आक्रमण करते हैं त्रावणकोर पर। लेकिन एक बार फिर मार्तंड वर्मा की सेना उन्हें बुरी तरह हरा देती है। इस बार जंग खत्म होने के बाद एक संधि होती है। त्रावणकोर कोट्टयम को अपने अधीन कर लेता है और वो डच से कहता है कि डच भविष्य में त्रावणकोर के खिलाफ कभी युद्ध नहीं करेंगे। वीओसी कभी भी किसी ऐसे राजा को सपोर्ट नहीं करेगी जो त्रावणकोर के खिलाफ है। अगर जरूरत पड़ी तो वीओसी त्रावणकोर के लिए लड़ेगी। वीओसी त्रावणकोर को हर साल 12,000 रुपए के अस्त्र शस्त्र देगी और मार्तंड वर्मा पूरे स्पाइस ट्रेड को स्टेट के अधीन कर लेते हैं। यानी कि सारे किसान पेपर अब स्टेट को बेचेंगे और स्टेट से वीओसी पेपर खरीद सकती है। वीओसी के प्रॉफिट मार्जिन्स बुरी तरह घट जाते हैं और फिर धीरे धीरे वीओसी भारत छोड़ जाती है। तो ये थी कहानी कि कैसे भारत के एक वीर सपूत मार्तंड वर्मा ने, जिसके बारे में हो सकता है आपने किताबों में ना पढ़ा हो, मगर जिसकी गाथा आज भी केरल के त्रावणकोर में हर घर का बच्चा जानता है। ये कहानियाँ हमारी इतिहास की किताबों में होनी चाहिए। अब बताता हूँ मैं इस एपिसोड की सबसे बड़ी बात। बैटल ऑफ कोलाचल के कई साल पहले से लेकर 200 साल बाद तक कोई भी एशिया का देश किसी भी यूरोपियन देश को नहीं हरा पाया था।
ये कड़ी तब टूटी जब 1905 में जापान ने रशिया को हराया था। यूरोपियन देश इतने ताकतवर थे उस समय, तो सोचिए कि ये युद्ध कितना महत्वपूर्ण है, ये जीत कितनी बड़ी थी, और इस युद्ध का पॉपुलर इंडियन हिस्ट्री में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। इट्स रियली सैड। आप आज भी त्रावणकोर में इन किलों को घूमने जा सकते हैं और इनकी कहानियां पढ़ सकते हैं। पद्मनाभ पैलेस में भी इस इतिहास के बारे में लिखा है। चलिए अब कुछ मजेदार फैक्ट्स बताता हूं इससे रिलेटेड। पहला, कैप्टन जलॉइन यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एंसेस्टर हैं। दूसरा, 17 जनवरी 1750 में राजा मार्तंड वर्मा अपने राज परिवार के साथ पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाते हैं। वहां वो अपनी राजसी तलवार भगवान पद्मनाभ स्वामी के सामने रख देते हैं और ये ऐलान करते हैं कि ये पूरा राज्य और राजभार अब पद्मनाभ स्वामी को दे रहे हैं। मंदिर का ट्रस्ट राज्यभार संभालेगा और वो खुद एक मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर राज्यभार संभालेंगे, और वो खुद को टाइटल देते हैं श्री पद्मनाभ दास, यानी कि पद्मनाभ का सेवक। तीसरा फैक्ट, वो त्रावणकोर आर्मी जो डच के सामने लड़ी थी, वो बाद में ब्रिटिश के लिए भी लड़ती है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। वो आज भी लड़ती है भारत के लिए एज 9th बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट। ये भारत की ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग आर्मी यूनिट है। चौथा, क्या आपने आइलैंड ऑफ रन के बारे में सुना है? यह आइलैंड इंडोनेशिया में है और नटमैग के लिए प्रसिद्ध है। उस समय दोनों ब्रिटिश और डच नटमैग के व्यापार पर अपना कब्जा चाहते थे और वो रन द्वीप के लिए लड़ते हैं। काफी जंग के बाद ब्रिटिश पीछे हटता है और एक संधि के लिए कहता है। ब्रिटिश रन से अपना हक छोड़ता है और बदले में डच आज के यूएसए के पूर्वी तरफ एक द्वीप ब्रिटिश को देता है। उस समय यह द्वीप न्यू एम्स्टरडैम नामक एक शहर का हिस्सा था। ब्रिटिश इस शहर का नाम रखते हैं न्यूयॉर्क और उस द्वीप को आज मैनहट्टन के नाम से जाना जाता है। नटमैग की कहानी और इंडोनेशिया की कहानी को और डिटेल में जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा वीडियो है, लिंक यहां भी दे रहा हूं। इन्हीं फैक्ट्स के साथ मैं आज का अपना ये एपिसोड खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मेरे चैनल पे और भी ऐसी कई सारी मजेदार कहानियां हैं, एक बार उन्हें मौका जरूर देना। जय हिंद, धन्यवाद।